देख रहे हैं पेपर 1 के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आर यूज्ड बाय द टीचर इन लेवल ऑफ डैश लेवल ऑफ टीचिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स किस लेवल ऑफ टीचिंग में इस्तेमाल किया जाता है? तो वो इस्तेमाल किया जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फीडबैक ऑफ क्लासरूम टीचिंग फ्रॉम डैश इज़ अ वैल्यूएबल फीडबैक फॉर टीचर्स। फीडबैक ऑफ क्लासरूम टीचिंग फ्रॉम किस किस से? फीडबैक जो क्लासरूम में फीडबैक दिया था वो किस से? टीचिंग फ्रॉम डैश इज़ अ वैल्यूएबल फीडबैक फॉर टीचर्स। आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ठीक है, फीडबैक ऑफ क्लासरूम टीचिंग फ्रॉम स्टूडेंट एंड पेरेंट्स इज़ अ वैल्यूएबल फीडबैक फॉर टीचर। टीचर्स के लिए किसका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल होता है? वैल्यूएबल होता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का। नेक्स्ट चलते हैं। स्वयं, ये बात क्वेश्चन बहुत सारे टेस्ट में आता है। स्वयं स्टैंड्स फॉर, स्वयं की फुल फॉर्म बतानी है। तो स्वयं की फुल फॉर्म होती है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज़ अ मोर सूटेबल मैथड फॉर टीचिंग ऑफ हिस्ट्री। कौन सा सूटेबल मैथड है टीचिंग ऑफ हिस्ट्री के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा रोल प्ले मैथड। रोल प्ले मैथड जो है इज़ अ मोर सूटेबल मैथड फॉर टीचिंग ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट, लर्निंग प्रोसेस इज मॉनिटर्ड बाय डैश इवैल्यूएशन। तो लर्निंग प्रोसेस किस इवैल्यूएशन से मॉनिटर होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से मॉनिटर होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, रिसर्चर मस्ट हैव व्हाट? रिसर्च एप्टीट्यूड। उसमें योग्यता होनी चाहिए रिसर्च करने की। रिसर्चर के पास क्या होना चाहिए? रिसर्च एप्टीट्यूड। सेवंथ क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग ऑफ डैश इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज कॉल्ड एज मेमिंग। मेमिंग किसे कहा जाता है? तो सेवंथ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्टिव नोट्स को म्यूमिंग कहा जाता है। रीडिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव नोट्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज कॉल्ड एज म्यूमिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। फॉर डिटेक्टिंग एरर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द एप्रोप्रिएट डाटा कलेक्शन टूल विल बी डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर एरर्स डिटेक्ट करने हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तो सबसे अच्छा टूल जो होगा वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। नाइन्थ में आता है, इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज सम एक्सट्रीम स्कोर्स देन द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी विल बी क्वार्टाइल डेविएशन। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम एक्सट्रीम स्कोर्स की बात करें देन एप्रोप्रिएट मेजर क्या होगा वेरिएबिलिटी का? क्वार्टाइल डेविएशन। 10th क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च जर्नल इज डिसाइडेड ऑन, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, इम्पैक्ट फैक्टर। स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च जर्नल इज डिसाइड ऑन, रिसर्च जर्नल का स्टैंडर्ड किस पे डिसाइड किया जाता है? इम्पैक्ट फैक्टर में। अब ये जो है ये एक पैराग्राफ है जिसमें से आंसर्स करने हैं, तो इसको हम स्किप करेंगे, हम इसे नहीं करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा हमें और फिर हमें आंसर्स देखेंगे हम, तो उसमें बहुत सारा टाइम जाएगा। तो हम सीधा जो है वो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। In an organization, information is being shared among all the members. This type of communication जो एक ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सभी मेंबर्स के साथ अगर
शेयर की जाती है तो उस तरह के कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है, उसे इंटरनल कहा जाता है, क्योंकि वो केवल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ शेयर की जा रही है। कल्चर डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर मे इफेक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कल्चरल डिफरेंस सेंडर और रिसीवर के बीच में आएगा तो क्या इफेक्ट करेगा, कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस को, उसके प्रभाव को इफेक्ट करेगा। according to dash communication means a transfer of understandable information between two persons। ये एक डेफिनेशन दी गई है और पूछा है किसने ये डेफिनेशन बोला है, तो डेफिनेशन है जीजी ब्राउन की। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मे बी शोन बाय डैश दिस इक्वेशन बतानी है हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन की किस इक्वेशन से हम बता सकते हैं, तो ये हो जाएगी MS माइनस MR इज इक्वल टू 0। इसमें MS मैसेज सेंड बाय सेंडर और MR है मैसेज रिसीव बाय रिसीवर, को माइनस करेंगे इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, ये भी एक नया क्वेश्चन है। एलिमेंट विच बैडली इफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज, जो बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है कम्युनिकेशन पे, उसके इफ़ेक्ट पे, वो कहलाता है नॉइज़ की वजह से सही से हमें पता नहीं चल पाता कि सामने वाले को सही से सुनाई पड़ा है या नहीं सुनाई पड़ा है, उसको सही कम्युनिकेशन मिला है या नहीं मिला है, हमारी बात उस तक गई है कि नहीं। द नंबर ऑफ 8-bit कंप्यूटर वर्ड्स फ्रॉम बाय ज़ीरोज़ एंड वंस विथ एग्जैक्टली 3 1s and 5 zeros इस कितना होगा, इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको केवल आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर होगा 56। अब ये जो हैं ये थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिनको कैलकुलेट करना होगा इनको मैं आंसर बता देती हूँ आपको, आप खुद कैलकुलेट करके देखना कि आंसर क्या आता है, उसको वीडियो को पॉज करके। फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ वेरियस कमिटीज़ विद देयर मेंबर्स, ये सारे मेंबर्स हैं और ये उनकी लिस्ट है। अब ये बोलते हैं हाउ मैनी वेज कैन वी, वो बोलते हैं इनमें परमेंटेशन कम्युनिकेशन लगाना है हमें, कितने वेज में वी सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कमिटीज़ सो दैट नो टू कमिटीज़ हैव सेम रिप्रेजेंटेटिव, दो कम्युनिटीज़ के सेम रिप्रेजेंटेटिव ना आ पाए, इसके लिए हमें कितने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने होंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं इन अ रेक्टेंगल स्टैंडिंग अरेंजमेंट्स ऑफ पर्सन इन 4 rows, each row having 4 person, if jth person in the ith row is asked to move to the place of ith person of jth row for all I 1 2 3 4 and j 1 2 3 4, then how many persons have changed their original position। ठीक है, ये कहता है एक रेक्टेंगुलर में स्टैंड हो रखी है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पर्सन इन 4 रोज में, और हर रो में कितने हैं, 4 पर्सन हैं। अगर जे पर्सन जो है वो जे पर्सन आई रो को कहता है इज आस्क्ड टू मूव टू द प्लेस आई, वो कहता है जे आई का हो जाए और आई जे पे हो जाए, और आई में 1 2 3 4 है, जे में 1 2 3 4 है। तो कहते हैं हाउ मेनी पर्सन हैव चेंज देयर ओरिजिनल, मतलब कितने पर्सन ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को चेंज किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। 24 कहता है ये क्वेश्चन तो फेवरेट है। अ वाटर टैंक फिल्स इन 6 hours विद द फर्स्ट टैप, एक टैप से 6 घंटे में भरा। इट टेक्स 12 hours फॉर अनदर टैप टू फिल द टैंक, 12 घंटे और लगते हैं भरने के लिए टैंक को। इफ़ बोथ द टैप्स आर टर्न्ड ऑन स्टिमुलसली, अगर दोनों टैप को एक साथ ही खोला गया, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल अ वैकेंट टैंक, तो खाली टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। इसका आंसर है 4 घंटे। इफ़ x गेट्स 10% पॉइंट्स हायर देन y, देन वॉट इज़ अ परसेंटेज ऑफ y गेट लेस पॉइंट देन x।
कहता है इफ़ एक्स गेट्स, अगर एक्स को 10% पॉइंट ज़्यादा मिले हैं वाई से, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाई, तो वाई का क्या परसेंटेज होगा, गेट लेस परसेंट पॉइंट्स देन एक्स, एक्स से कम, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाई गेट्स लेस पॉइंट देन एक्स, वाई का कम पॉइंट कैसे कितने परसेंट में आएगा एक्स से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ए। फिर ये दूसरे तरह के क्वेश्चन आ गए हैं 26। इन अ रनिंग रेस रानी वॉज बिहाइंड शोभा एंड हु वॉज अहेड ऑफ अदिति। रनिंग रेस में रानी जो है वो शोभा के पीछे है, जो अदिति के आगे है। रहना वॉज बिहाइंड अदिति, रहना जो है वो अदिति के पीछे है और रानी से आगे है, अहेड ऑफ रानी। विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम फ्रंट टू बैक इन द रेस, तो हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है आगे से पीछे का रेस में। तो इसका आंसर हो जाएगा शोभा, फिर अदिति, फिर रहना, फिर रानी, रहना फिर रानी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन अ मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर इंडिकेटिंग अ करेक्ट सीक्वेंस। हमें इन्हें सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो सही सीक्वेंस क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब पहले फाउंडेशन आएगा, फिर वॉल आएगा, फिर विंडो आएगी, फिर रूफ आएगा, फिर फ्लोर आएगा और लास्ट में रूम आएगा। ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। हॉर्स इज़ अ हार्मिवोरस एनिमल, दिस स्टेटमेंट एग्जांपल ऑफ, अगर जो हॉर्स है वो हार्मिवोरस है, ठीक है, जो घास खाते हैं उन्हें हार्मिवोरस कहते हैं, जो वेज खाते हैं। हाउ हॉर्स इज़ अ हार्मिवोरस एनिमल, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये परसेप्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड conclusion based on the statements given below, which of the following is the valid conclusion based on the statement given below, कौन सा valid conclusion होगा इन statements के आधार पे। तो statement पहली है some animals are intelligent, कुछ जो animals हैं वो बुद्धिमान हैं। सेकंड कहते हैं intelligent animals are monkey, वो कहते हैं जो intelligent जो बुद्धिमान animal है वो monkey हैं, मतलब बंदर हैं। फिर कंक्लूजन पहला कहता है ऑल मंकीज आर इंटेलिजेंट, सारे मंकी जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं। और दूसरा कहता है कि हॉर्सेस आर इंटेलिजेंट, कहता है कि जो घोड़े हैं वो बुद्धिमान हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल एक जो है वो कंक्लूजन वो सही है कि सारे मंकी जो हैं वो इंटेलिजेंट है। इसको करने के लिए आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए, फिर से डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग द टर्म्स। इंटरप्रेटर्स मैरिड और वुमेन, इसमें सही रिलेशनशिप किस में बन रहा है वो पूछ रहे हैं। तो सही रिलेशनशिप जो बन रहा है वो सी में बन रहा है, ठीक है। तीनों का एक मैरिड वुमेन एंटरप्रेन्योर हो सकती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन DI का आ गया है, आप क्वेश्चन देख लो पॉज करके, इसे पॉज करके आप देख लेना। मैं पूरा क्वेश्चन पॉज करके आप इसे देखना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना। फॉर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री द डिफरेंस बिटवीन द कंपनीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट E and B इज़ मैक्सिमम। हमें बताना है कि किस इंडस्ट्री, किस टाइप की इंडस्ट्री का डिफरेंस द E और B बिटवीन द कंपनीज ऑफ E and B इज़ मैक्सिमम, किसका ज़्यादा है, E का ज़्यादा है या B का ज़्यादा है, ठीक है। मैं आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर इंजीनियरिंग एंड अलाइड का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है E और B में, डिस्ट्रिक्ट E और B में। सेकेंड क्वेश्चन कहता है 32 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन डिस्ट्रिक्ट बी। कहता है परसेंटेज बनाना है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का डिस्ट्रिक्ट बी में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा 17.2। इस क्वेश्चन को आप खुद निकालना, ठीक है, पॉज करके।
In a certain state 60% are married and employees and 52% ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़, 32% are, कहते हैं 60% मैरिड एम्प्लॉयज़ हैं, 52% ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ हैं, 32% ना ही मैरिड हैं और ना ही ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ हैं. तो फाइन परसेंटेज ऑफ मैरिड एंड ग्रेजुएट, तो परसेंटेज फाइन करना है मैरिड और ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ का. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा डी 44%. अब फिर से DI का क्वेश्चन है, पर इन्होंने डायग्राम पाई के हिसाब से दिया गया है. फाइंड द एंगल इन डिग्री एसोसिएटेड विद द सेक्टर अदर. इसका तो मैं सीधा का सीधा आंसर आपको बता देती हूँ, 90 डिग्री है. आपको पॉज करके देखना होगा. ठीक है, 35 का आंसर हो जाएगा बी. अब आ गए ICT में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म है HTML. HTML की करेक्ट फुल फॉर्म कौन सी है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इंटरनेट एक्सेस टू कॉमन पब्लिक इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर. किस ईयर में इंटरनेट जो इंडिया में पब्लिकली आया था? तो इसका आंसर होगा 1995 में आया था, जब पब्लिक इस्तेमाल कर पाती थी इंटरनेट को. क्वेश्चन नंबर 38. विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट हेल्पफुल टू टाइप इन रीजनल लैंग्वेज ऑन स्मार्टफोन्स. कौन सा जो है वो हेल्पफुल है रीजनल लैंग्वेज को टाइप करना स्मार्टफोन्स में? तो इसका होगा यूनिकोड. यूनिकोड से हम स्मार्टफोन्स में अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी है, मराठी है, बंगाली है. 39 क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द डिजिटल पेमेंट ऐप लिंक टू गूगल. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है. हिंदी बता देती हूँ क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा डिजिटल पेमेंट ऐप है जो लिंक है गूगल के साथ? विच अमंग द फॉलोइंग इज द कंसोर्शिया फॉर हायर एजुकेशन ई रिसोर्सेज लिंक टू द डिजिटल इनिशिएटिव. इसमें से कौन सा कंसोर्शिया है, मतलब ये जो ई प्लेटफॉर्म्स हैं हायर एजुकेशन के लिए, ई रिसोर्सेज लिंक टू डिजिटल इनिशिएटिव्स, उसका नाम बताना है हमें जो हायर एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ई शोध सिंधु. जो है वो हायर एजुकेशन के लिए ई रिसोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो प्रोटोकॉल, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ गया. क्योटो प्रोटोकॉल इज़ फॉर किसके लिए है? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सिस्टम इज़ यूज फॉर हॉट वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. कहते हैं विच, कौन सा नेचुरल सिस्टम है जो हॉट वाटर घर के लिए हॉट वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा सोलर थर्मल. सोलर लगी रहती है ना घर में, गीजर्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 43 का एक्सेस ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स इन आर वाटर बॉडीज इज़ ड्यू टू. बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जानी है एक्वाटिक प्लांट्स की हमारे वाटर बॉडीज़ में, उसका कारण क्या है? आंसर है इंक्रीज इन नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स. जब नाइट्रेट और फॉस्फेट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है तब एक्सेस हो जाती है एक्वाटिक प्लांट्स की वाटर बॉडीज़ में. क्वेश्चन नंबर 44. हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन. कौन सा पॉल्यूटेंट जो है वो एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ए SO2. और कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स आपको पता है एसिड रेन में कौन कौन से होते हैं? एसिड रेन जिनसे बनती है. 45 वेट पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैन बी पुट इन यूज एज सॉइल कंडीशनर्स बाय यूजिंग. वेट पार्ट ऑफ जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, एक वेट होता है एक ड्राई होता है. ये पूछ रहा है वेट पार्ट कौन सा है? कैन बी पुट इन यूज एज सॉइल कंडीशनर्स. सॉइल कंडीशनर्स के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? 45 का हो जाएगा कंपोजिटिंग. कंपोजिटिंग को यूज़ किया जाता है वेट पार्ट के लिए.
क्वेश्चन नंबर 46, इन मुगल है ये, इन मुगल पीरियड हायर एजुकेशन लर्निंग सेंटर आर नोन एज, 46 का आंसर हो जाएगा मदरसा। हायर एजुकेशन के लिए मदरसा का इस्तेमाल किया जाता था। 45, 46, अब आता है 47, रूसा स्कीम इज नॉन मेनली टू प्रोवाइड फंडिंग टू स्टेट लेवल हायर एजुकेशन। 48, the science deals with the relationship of various organisms with their environment is known as, the science, वो साइंस जो डील करती है रिलेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट, वेरियस बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन स्थापित करने के लिए जो साइंस डील करती है उसका नाम बताना है, उसको क्या बोलते हैं। 48 का इकोलॉजी बोलते हैं उसे। 49 है यूजीसी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इंडक्शन कोर्स फॉर टीचर्स इन हायर एजुकेशन टू, यूजीसी ने इंट्रोड्यूस किया इंडक्शन कोर्स टीचर्स के लिए इन हायर एजुकेशन का में किसके लिए, टू प्रिपेयर फॉर टीचिंग। और लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, फिर से आ गया स्वयं इस प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड फॉर ऑल अबव सब्जेक्ट्स। तो ये यू सेट के लिए पेपर 1 के लिए क्वेश्चन थे, मैं ऐसे और क्वेश्चन लाऊंगी आपके लिए, ठीक है। थैंक यू। और अगर आपको किसी कुछ और आपको चाहिए सेट में हेल्प करने के लिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।